27 अगस्त 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारे टेबल पर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है अटैक ऑन इंडियन अमेरिकन, ये यूएसए का एक इंसिडेंट है। मर्डर इन द सिवा, ये द हिंदू का हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। फिर दो द हिंदू के आर्टिकल्स हैं, एक राइट टू प्राइवेसी के साथ जुड़ा हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और एक आप्सपा जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ए एफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के साथ जुड़ा हुआ ये लास्ट वाला टॉपिक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये दोनों आर्टिकल्स काफ़ी लंबे आर्टिकल्स हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें हैं, तो हम इनको विस्तार से डिस्कस करेंगे। राइट, तो लेट्स क्रैक ऑन विद द फर्स्ट वन, अटैक ऑन इंडियन अमेरिकन्स। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुआ है। डलास टेक्सास में चार इंडियन अमेरिकन महिलाओं पर वर्बल और फिजिकल अटैक हुआ। वर्बल एंड फिजिकल अटैक, राइट। एक महिला है, मैंने वो वीडियो भी देखा। एक मैक्सिकन अमेरिकन महिला जो है वो ये चार इंडियन महिलाओं के बारे में ये कह रही हैं कि यू इंडियंस, आप चले जाइए, अपने देश वापस चले जाइए, आप हर जगह पर हैं। और शी वॉज एब्यूजिंग, गालियाँ दे रही थी इन इंडियन अमेरिकन महिलाओं को। और जब से मिस्टर ट्रंप, जब से उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन्स स्टार्ट किए, और मिस्टर ट्रंप के एरा में हमने देखा कि रेसिज्म जो है उसको काफ़ी एक प्रकार से बढ़ावा मिला, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो काफ़ी एक फार राइट जो है उसको, फार राइट ग्रुप जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे। मीन्स उसी से बिलोंग कर रहे थे, उसी विचारधारा जो है उसको बिलोंग कर रहे थे। और रेसिस्ट और सिनोफोबिक सेंटिमेंट्स जो हैं, इस प्रकार के क्राइम्स यूएसए में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं ना। रिमेंबर, यूएसए के लोग जो हैं वो कहते हैं, यूएसए के बारे में पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, एक लाइन यूज़ करते हैं, ए लैंड ऑफ फ्री, यानी कि ये एक आज़ाद देश है। हम कहते हैं ना कि आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ मैं। तो यूएसए के बारे में ये कहा जाता है, और यूएसए का पूरा इतिहास ऐसा है। यूएसए में जो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जिनको कहते हैं रेड इंडियंस, राइट। वो क्रिस्टोफर कोलंबस की जो कहानी है कि वो इंडिया को ढूंढने के लिए गए और फिर वहाँ पर गए, सेटल हुए, और वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे तो उनको वो इंडियंस कहने लगे। लेकिन वो इंडियन, हम भारतीय की तरह वो इंडियंस नहीं है, उनका नाम सिर्फ रेड इंडियंस है। वो बेसिकली ट्रेडिशनली, ओरिजिनली वो अमेरिकन्स हैं। अमेरिका के अगर कोई प्रॉपर लोग हैं तो दैट इज़ रेड इंडियंस। बाकी के जितने भी लोग हैं वो अलग अलग यूरोप के देशों से वहाँ पर पहुँचे हैं, जो हम जनरली कहते हैं वाइट अमेरिकन्स। तो उनके अगर इतिहास में आप जाएंगे तो यू विल फाइंड कि उनके फोर फादर्स जो हैं आयरलैंड, यूके, इटली, फिर फ्रांस, ये सारे अलग अलग देशों से। आप देखेंगे कनाडा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एक तो अंग्रेज़ी है और फ्रेंच। तो उसका भी इतिहास कुछ ऐसा ही है। अप्रैल में एक सिख मैन जो हैं उसको न्यूयॉर्क में हथौड़े से मारा गया, राइट। एक ब्लैक मैन ने उनको इस सिख व्यक्ति पर अटैक किया। उसी वक्त, उसी महीने में एक 75 ईयर ओल्ड सिख विजिटर जो हैं कनाडा में, इस व्यक्ति को इंजर किया गया, राइट, मारा गया, और रेसिज्म की वजह से। क्या है कि जब 9/11 हुआ था तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे हमारे सिख जो हैं, तो सिख लोगों को तालिबानी समझकर, क्योंकि वो एक टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं ना, तो वो ऐसा मानने लगे ये लोग, ये बेवकूफ़ लोग जो हैं ऐसे, जिनको पता नहीं है कि तालिबानी क्या है और सिख जो हैं वो क्या है, तो वो लोग सिख लोगों को अटैक करने लगे। ये 9/11 के टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हमें देखने को मिले थे। और सिख लोगों पर, मुस्लिम महिलाओं पर इस प्रकार के अटैक्स जो हैं वो किए जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड, राइट। और 2012 में
विस्कॉन्सिन जो है वहाँ पर गुरुद्वारा में अटैक हुआ और 7 लोगों की हत्या की गई। ऐसा माना गया कि यहाँ पर तालिबान और इस प्रकार की जो आईसिस एक्सेट्रा ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और फिर गुरुद्वारे जो हैं उनको टारगेट किए जाते हैं। तो ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, राइट, जो जिनको पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, और रंग के आधार पर, कलर जो हमारी स्किन का कलर है उसके आधार पर वहाँ पर ऐसे अटैक किए जाते हैं। जो यूएसए का पूरा जो इतिहास है उसको अगर हम देखें तो उसके काफ़ी विपरीत हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको रेड इंडियन की बात बताई और कहा कि बाकी के लोग जो हैं वो अलग अलग देशों से आए, तो यूएसए एक देश ऐसा है जिसमें रेड इंडियंस को छोड़कर सारे के सारे लोग जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि प्रवासी हैं। उनके पिताजी, उनके मदर्स, राइट, ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स की हिस्ट्री देखें तो वो किसी ना किसी देश से वहाँ पर गए और वहाँ पर वो सेटल हो गए। तो यूएसए तो एक ऐसा देश है जो कह ही नहीं सकता कि आप बाहर से हैं। मीन्स ये जो महिला हैं उसका भी बैकग्राउंड देखिए, मैक्सिकन अमेरिकन है। मैक्सिको इज़ अ डिफरेंट कंट्री। उसके फादर या मदर रहे होंगे मैक्सिको, या फिर मैक्सिको से मदर या फादर, और फिर आइदर मदर और फादर जो हैं वो अमेरिकन रहे होंगे, और फिर वो महिला जो है उसका जन्म वहाँ पर, तो उसका भी बैकग्राउंड जो है वो इमिग्रेशन वाला बैकग्राउंड है। बट वी फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ क्रेजी पीपल, राइट, एंड दिस इज़ वेरी वेरी बैड। अनफॉर्चुनेटली इंडियन अमेरिकन्स जो हैं उनके ऊपर इस प्रकार के रेसिज्म के केसेस जो हैं वो बहुत बार हमें यूएसए में देखने को मिलते हैं। और एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, उसमें पता चला कि 1200 जितने एडल्ट्स जो हैं उनका सर्वे किया गया, और इसमें पता चला कि 1 in 2, यानी कि लगभग आप पकड़ लीजिए 50% जितने, यानी कि 600 लोगों ने इस सर्वे में ये बताया कि कभी ना कभी उनको किसी ना किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पिछले 1 साल में फेस करना पड़ा। और 60% लोगों ने ये बताया कि उनको अपनी स्किन के कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ रहा है। यूएसए में बाराक ओबामा पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। आज यूएसए में जो महिला वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला जी, राइट, तो सी इज़ ऑल्सो फ्रॉम, वो इंडियन अमेरिकन हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट में से कोई एक जो हैं इज़ इंडियन। तो वाइस प्रेसिडेंट इंडियन होने के बावजूद भी आज भी यूएसए की जो पॉलिटी है वो इगैलिटेरियन नहीं है, यानी कि हर मीन्स इक्वालिटी जो है वो आज भी, इतना एडवांस देश है, सुपर पावर हैं, कितने सारे क्षेत्रों में इतना एडवांस देश हैं, लेकिन सोसाइटी में आज भी इस प्रकार के रेसिज्म के केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ के जो ब्लैक लोग हैं उनकी बात करें तो 33% जो जेल की पॉपुलेशन है, तो 33% जो लोग हैं दे आर ब्लैक्स। और यूएसए की टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें सिर्फ 13% ब्लैक हैं, लेकिन जेल की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्लैक लोग रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखिए वेल्थ, एजुकेशन, होम ओनरशिप, हेल्थ केयर, इनकारसिरेशन, ये सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा ब्लैक में है, गरीबी सबसे ज़्यादा उनमें है, लैक ऑफ एजुकेशन, खुद का घर नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जेल में भी सबसे ज़्यादा वो लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें नज़र आती हैं। और इंडियन अमेरिकन्स की बात करें तो देखिए, जहाँ तक मुझे पता है तो ज्यूज़ के बाद, यहूदियों के बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कोई इमिग्रेंट ग्रुप है तो दैट इज़ इंडियन अमेरिकन। अमेरिका की इकोनॉमी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इट्स आउटस्टैंडिंग। वी नो कि गूगल और बहुत सारी कंपनीज़ के टॉप लोग आप देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट हैं, ये तो कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं, वरना तो हर एक ऑफिस में आपको कहीं ना कहीं इंडियंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। टैक्स पेयर्स हैं, एजुकेटेड हैं, और काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, राइट। तो ज़्यादातर हमारे इंडियन अमेरिकन्स जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर होती हैं। यूएसए की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके एफ़र्ट्स की हमें तारीफ़ करनी चाहिए, राइट। ये जो महिला है, तो इस महिला जिसने रेसिज्म किया, जो मैक्सिकन अमेरिकन महिला की मैं बात कर रहा था, तो इसको अरेस्ट किया गया और आने वाले समय में इस महिला को जेल टर्म भी होगी, क्योंकि इस महिला ने अपनी पर्स में से गन निकालने की धमकी भी दी। ये जब महिलाएं रिकॉर्ड कर रही थी इस महिला के बिहेवियर को, तो इस मैक्सिकन अमेरिकन महिला ने ये कहा कि मैं अपनी
अपने पर्स में से गन निकाल कर तुझे शूट कर दूंगी अगर तूने वीडियो रिकॉर्डिंग करना बंद नहीं किया तो। ये जो अरेस्ट हुआ और जिस प्रकार से फटाफट जेल टर्म दी जाएगी, ऐसे ही कुछ चीज़ जो है ना, इतनी ही एलाक्रिटी से, इतनी ही सर्टेनिटी से पनिशमेंट अगर हमारी भी सिस्टम में होती, हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो हमारे देश में भी कितने सारे क्राइम्स जो हैं वो नहीं होते। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स की वजह से एक अवेयरनेस आएगी कि इंसान जो हैं वो इंसान हैं। आप रंग के आधार पर, हमारे स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। और जितना एक व्यक्ति सरल बन जाता है, जितना थोड़ा बहुत ज्ञानी बन जाता है, थोड़ी बहुत दुनिया घूम लेता है, फिर लेता है, अलग अलग ग्रुप के साथ उठना बैठना होता है, तब हमें पता चलता है कि ये सारे आइडेंटिटी के जो टैग्स हमारे पर लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो सोसाइटी की प्रोग्रामिंग है। ये सारी चीज़ों के बाहर निकल कर वी शुड थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग, वी शुड थिंक एज वन पीपल, ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। अब ये बात हो गई यूएसए की। अब यहाँ पर देखिए हमारे देश में आते हैं, मर्डर इन द सिवर। यहाँ पर भी क्या है, यही चीज़ है ना, हर एक व्यक्ति का जीवन जो है वो प्रेशियस है। और प्रैक्टिस में देखा जाए, अब यूएसए से हमारे देश में आते हैं, हमारे देश में आज भी सबसे जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सबसे गरीब वर्ग जो हैं, और ज़्यादातर दलितों के साथ जो ट्रीटमेंट होती है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। कितने सारे कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, सरकार ने भी कितने सारे स्टेप्स उठाए हैं, लॉ एंड एनफोर्समेंट भी हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग, जो हम कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, आज भी हमारे देश में चल रहा है। सिवेज क्लीनिंग करते हुए कितने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती हैं। हर साल न्यूज़पेपर्स में हमें इस प्रकार की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। और सिवेज क्लीनिंग में ह्यूमन एक्सक्रीटा हैं, राइट, कितना सारा ऐसी गंदगी, कचरा, ये सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए लोगों को अंडरग्राउंड गटर्स में उतारा जाता है। और ये एक बहुत ही डेंजरस जॉब है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इसमें कितने सारे टॉक्सिक गैसेस होते हैं, और वो जब हमारी सांस में चले जाते हैं तो एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये सारा काम जो है ना, रिमूविंग एक्सक्रीटा, क्लीनिंग सीवर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मशीन्स से हमें करनी चाहिए। आज रोबोटिक्स का ज़माना है, कितने सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। क्या इटली में, यूके में, दूसरे देशों में ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इंश्योरेंस रहता है, लोगों की एक वैल्यू है, राइट। गरीब व्यक्ति जो हैं उसकी भी वैल्यू है। भले ही स्ट्रीट क्लीनर्स जो हैं उनको भी आप ऐसे असॉल्ट या फिर ऐसे उसका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड एनफोर्समेंट और ये सारी चीज़ें जो किताबों में हैं, जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, जो लॉज बना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, इसी वजह से ये ग्रॉस वायोलेशन होता है राइट्स का। वाइल मैन्युअल स्कैवेंजिंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। The rules allow manual cleaning in specific conditions where mechanical equipment cannot be deployed to fix the problem, or when it is absolutely necessary to have human intervention, after stating the valid reasons for allowing such a process to take place. मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई भी काम नहीं है, राइट, जो ह्यूमन बींग्स मीन्स आपको मैन्युअल स्कैवेंजिंग के लिए ह्यूमन बींग्स को वहाँ पर उतारना पड़े। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, राइट, आई एम नॉट बाइंग दिस थिंग। इतने सारे मशीन्स हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स की इतनी कोई वैल्यू नहीं है ना। ऐसे खास करके गरीब लोग हैं, पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो उनकी कहीं ना कहीं हम वैल्यू नहीं करते। इसी वजह से ऐसे कामों के लिए उनको अंडरग्राउंड गटर्स और इन सारी चीज़ों में उतारा जाता है। वरना रूल बुक के हिसाब से देखा जाए तो एयरलाइन ब्रीथिंग एपरेटस, एयरलाइन रेस्पिरेटर्स, एयर प्यूरीफायर, गैस मास्क, डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मास्क एंड ब्रीथिंग एपरेटस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आपकी लोकल म्यूनसिपाल्टी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं? अगर आप म्यूनसिपल कमिश्नर बनेंगे, अगर आप आईएएस बन गए और आपको किसी शहर का म्यूनसिपल कमिश्नर बनाया गया, तो मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना रहेगी आपसे कि आप कुछ कीजिएगा इस चीज़ के बारे में। जब आपके पास पावर्स आए तब ऐसे कुछ डिवाइसेस हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे हम मशीन्स के माध्यम से, कैमराज, मीन्स दिस इज़ वेरी फनी। आप सोचिए, इट्स वेरी आयरोनिकल
कि अगर कहीं से डायमंड निकालना है तो उसके लिए सारे कैमरास और डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास हैं, क्योंकि आपको हीरा निकालना है, उसकी कीमत आएगी। लेकिन कचरा साफ करना है तो उसके लिए भले ही एक जान चली जाए, वी डोंट केयर। यही मैसेज मिलता है ना इस प्रकार की मृत्यु से। सो वी नीड टू चेंज दिस थिंग। 971 लोगों की ऑन बोर्ड, यानी कि ऑन पेपर 1993 से अभी तक 971 लोगों की सीवर और सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग की वजह से मृत्यु हुई है। लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 4 डिजिट में होगा, 5 डिजिट में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें सरकार इन्वॉल्व होती है ना, लोकल लेवल के ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ों उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फिर रजिस्टर नहीं होती, दूसरा कोर्स बताया जाता है, थोड़े बहुत पैसे दिए जाते हैं और इस प्रकार से चीज़ों को अंडर द कारपेट डाला जाता है। वी नीड टू चेंज दिस थिंग। ये चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो अगर यूएसए में हमारी इंडियन अमेरिकन के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है और इंटरनेशनल केस बन जाता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि इस प्रकार के केसेस जो हैं, इस प्रकार का अन्याय, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ है, मैन्यूअल स्कैवेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी बैन किया गया है, प्रोहिबिटेड है। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वी नीड टू wake up, we need to ask questions to this system. Puthaswamy and the fading promise of a right, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आज से 5 साल पहले 24 अगस्त को 2017 में, 5 साल पहले 9 जज बेंच की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने के.एस. पुथस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और इस जजमेंट में ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो हैं ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में गारंटीड हैं, उसी से ही पैदा होता है ये राइट टू प्राइवेसी। लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी जो हैं तो इसमें भी कुछ, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पकड़ा गया, राइट, कोई लेट्स से आई एम गिविंग यू वेरी इजी एग्जांपल, किसी को अगर जेल में डाला है आपने, राइट, तो फिर उसकी प्राइवेसी जो है तो वो फिर थोड़ी ऐसे क्रिमिनल्स और इन सारी चीज़ों के केसेस में फिर प्राइवेसी जो है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। हाँ, उसको वॉशरूम जाना है तो दैट इज़, उसमें फिर कैमरास नहीं होंगे, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन फिर वो कहे कि नहीं मेरी प्राइवेसी होनी चाहिए, मुझे अलग से रूम चाहिए, वो ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। चलो वो थोड़ी चीज़ें जो हैं वो लॉजिकल हैं। लेकिन आज भी 5 सालों के बाद ये जजमेंट जो हैं इसका लेटर एंड प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसका एक एग्जांपल है, अब देखिए कंज्यूमर्स और कंपनीज के बीच में जो रिलेशनशिप है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021, जिसको कितने सालों के एक्सरसाइज के बाद इसको विड्रॉ किया गया। सरकार ने कहा कि हम एक नया बिल लेकर आएंगे, एक और अप टू डेट बिल लेकर आएंगे एक्सेट्रा। तो हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का लॉ नहीं है, तो इसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस होते रहते हैं, राइट। मेरा आपका सभी का पर्सनल सेंसिटिव डेटा जो है वो बार बार देखते हैं, खो जाता है, किसी ने चुरा लिया, और फिर ये डेटा जो हैं वो अलग अलग कंपनीज जो हैं वो बिज़नेस के लिए यूज़ करती हैं। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इन सारी चीज़ों के माध्यम से एडवर्टीज़मेंट कैंपेन्स बनाए जाते हैं, हमें ट्रैक किया जाता है, कितनी सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं होता कि कितने सारे, मीन्स यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो आप स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो वो स्क्रॉल भी कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है कि ये चीज़ इंसान को पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है। ये सारा छोटा बड़ा डेटा जो है वो कोई ना कोई जो है वो कलेक्ट कर रहा है, और उसके आधार पर हमारा नेचर, हमारी प्राइवेसी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायोलेट हो रही है। और फिर एडवर्टीजमेंट एजेंसी तो इसका इस्तेमाल कर रही हैं, टेलीमार्केटिंग लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कॉल्स आते होंगे कि XYZ बैंक से बोल रहे हैं आपको लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, वो एक्सेट्रा। और साइबर क्रिमिनल्स के पास भी ये सारा डेटा जा रहा है, और इसकी वजह से फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स हमारे देश में हमारे लोगों के ऊपर हो रहे हैं। Individuals with certain political and intellectual affinities, however, have found themselves worrying about the capabilities of the government in this regard. सरकार ने भी, कल हम बात कर रहे थे ना पिगासस के बारे में, 2022 जनवरी न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इन्वेस्टिगेशन आया और पता चला कि पिगासस स्पाईवेयर का भारत में एलिज्ड यूज़ किया गया, इसका इस्तेमाल किया गया है। भारत सरकार ने
2017 में इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर को ख़रीदा। $2 बिलियन की डील हुई। इसमें हमने कुछ वेपन्स खरीदे, दूसरे कुछ सर्वेलेंस गेयर खरीदे और इसमें ही ये पेगासस जो है वो इन्वॉल्व था। और वी नो के बहुत सारे लोगों का अभी कल ही आया था कि 29 में से 5 ऐसे लोग हैं जिनका फ़ोन और सारी चीज़ें जो हैं उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई। गवर्नमेंट ने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको कहा है कि इंडिया में जो वीपीएन का इस्तेमाल करें तो आप उनका केवाईसी रिकॉर्ड कीजिए। नाउ द थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ दिस ऑपरेटर्स राइट ये भारत के बाहर ऑपरेट करते हैं, तो केवाईसी रिकॉर्ड अगर वो रखेंगे तो ये सारा डेटा हमारा जो है वो उनके पास चला जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार ने ये कहा कि वीपीएन यूज़र्स जो हैं उनका डेटा आप कलेक्ट कीजिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। और देखिए हमारे अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट क्या है। द राइट ऑफ प्राइवेसी में बी at best a common law right but not a fundamental right guaranteed by the constitution। ये हमारे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। यू नो व्हाट इज अटॉर्नी जनरल राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप लॉयर। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, भारत सरकार के केसेस जो होते हैं तो उसमें भारत सरकार को अलग अलग कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाला जो ऑफिसर हैं अटॉर्नी जनरल, इनकी ऑफिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। तो 5 साल पहले 9 जज वाली बेंच ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल यानी कि सरकार का कहीं ना कहीं पर ये कहना है कि ये कॉमन लॉ होना चाहिए, ये एक फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट्स होप कि जल्द से जल्द हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन बिल आए और हमारा, मेरा, आपका सारा डेटा जो है, जो ऐसे ही कंपनीज यूज़ कर रही है, मिसयूज़ कर रही है, अभी उनके लिए तो ये एक मुफ्त का सौदा है। इट्स लाइक कि आपको मुफ्त में ऑयल मिले और आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हो। जस्ट इमेजिन कितना प्रॉफिट आप कमाएंगे। वैसे ही हमारा डेटा जो है ये ऑयल है और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो हमारा डेटा ऐसे ही यूज़ कर रही है और कितने अरबों करोड़ों रुपए जो हैं वो कमा रही हैं। और हमें इससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इनफैक्ट हमारे और ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। इस प्रकार के कैंपेन्स डिज़ाइन किए जाते हैं। आप कुछ होटल्स को सर्च करेंगे अपने फ़ोन में तो फिर आपके इंस्टा, फेसबुक, हर जगह पर होटल की एडवर्टीज़मेंट जो है वो आने लगेगी, या कुकीज़ और ये सारी चीज़ें, कितनी सारी ये चीज़ों का ऐसा ही इस्तेमाल हो रहा है। एवरीवन मीन्स वी आर बीइंग ट्रैक्ड। कोई ना कोई कंपनी या फिर सरकार तो कम, चलो पेगासस में कॉमन सिटीजन्स तो नहीं, लेकिन कंपनीज जो हैं वो तो हमें ट्रैक कर रही हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जैसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। A draconian law that needs to disappear, द हिंदू का यह आर्टिकल है। अप्रैल 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने नॉर्थ ईस्ट में लोगों को एड्रेस करते हुए ये कहा कि सरकार जो है उसका इंटेंशन ये है कि ये मच ड्रेडेड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 या फिर AFSPA जो हैं इसको कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट रीजन में से हटाना चाहती है, विड्रॉ करना चाहती हैं। और उसके बाद आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के कुछ एरियाज़ में इसको पार्शियली विड्रॉ भी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में ये ड्रैकोनियन लॉ जो है वो 1950s, लेट 1950s में जब इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई तब से इसको अप्लाई किया गया। और ये जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है तो इसका जन्म जो है वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1942 ब्रिटिश राज ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। आसाम और बंगाल जैसे रीजन में अक्टूबर 1942 में इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इसके बाद इसको 1958 जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद 1958 में ये AFSPA ने एक नया नाम मिल गया इसको AFSPA, और फिर ये AFSPA जो है वो अलग अलग जगहों पर इम्प्लीमेंट किया गया। और कोई डाउट नहीं है कि 1950s में जब इंसर्जेंसी थी तो उस टाइम पर इसकी ज़रूरत थी और बहुत सारे हमारे सोल्जर्स, सेंट्रल स्टेट पैरामिलिट्री के लोग जो हैं उनको मारा गया, एम्बुश किया गया, राइट। तो उन समय वो जो सिचुएशन थी, वो जो हालात थे, तो उस टाइम पर इसकी ज़रूरत थी, राइट। उसके बाद ये नागा इंसर्जेंस 1975 में जो शिलोंग पीस एकॉर्ड हुआ और उसमें अलग अलग लोग शामिल थे, राइट। मैं उनकी डिटेल्स में अब नहीं जा रहा हूँ, आप PDF को डाउनलोड करने के बाद ये नाम पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स थे तो वायलेंस और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बाद जब फाइनली एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट के बाद धीरे धीरे जैसे ये जो NSCN की जो डिमांड थी कि अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन हो नागालैंड का, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को सरकार ने
रिजेक्ट कर दिया। आज एक ऐसी पूरी जनरेशन है मणिपुर और नागालैंड में जिनका जन्म ही जब हुआ तब से लेकर बड़े हो गए तब से आफ्सपा के तहत वो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ गलत चीज़ें भी हुई हैं, केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं। अब आफ्सपा में ऐसा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास शूट और किल करने का ऑर्डर है, किसी को भी वारंट के बिना अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के घर में जाकर तलाशी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए गए हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो लिबर्टी है, राइट्स दिए गए हैं, तो उसके विरोध में है ये आफ्सपा। कुछ जगह पर नेसेसिटी रहती है, मिलिट्री नेसेसिटी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन अब बहुत साल हो गए। और जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमीशन जो है इसने भी कहा था कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। 2005 में यह रिकमेंडेशन दिया था। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल इसी साल में ये कहा था कि डिफेंस फोर्सेस जो हमारी तीनों विंग्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका की कहना है कि आफ्सपा को नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर में से हटा देना चाहिए, लेकिन आज भी ये यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड हैं। और 1528 एलिज्ड फेक एनकाउंटर्स का इन्वेस्टिगेशन जो है ये स्नेल पेस से चल रहा है, बहुत ही लो स्पीड से चल रहा है, तो इसको भी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की ज़रूरत है, फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इसको हटाने की ज़रूरत है, राइट। तो ये आफ्सपा की एक AFSPA इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री भी है और इसके साथ इश्यूज़ हैं और कुछ फैक्ट्स मैंने आपके साथ तो शेयर किए हैं। यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, ये याद होगा आपको, मैंने स्पेसिफिकली ये बताया भी था, हमने डिस्कस भी किया था यूक्रेन और रशिया वाला टॉपिक, कल या फिर परसों किया था, तब मैंने इस डेट को भी दिखाया था, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी 6 महीने हुए इस वॉर को। बट एनीवे, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। सैटरडे हैं दोस्तों आज, आई एम श्योर वीकेंड के कुछ ना कुछ प्लान होंगे आपके, और कल संडे है तो कल आपको रिवीजन लेक्चर भी मिल जाएगा, तो वो भी देखिएगा ज़रूर। और कुछ लेक्चर्स मैंने इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए हैं, एटॉमिक हैबिट वाला वीडियो अपलोड किया है, तो यू कैन क्लिक हियर ऑन योर स्क्रीन एंड डायरेक्टली वॉच दैट वीडियो अगर नहीं देखा है तो। आने वाले समय में कुछ ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आई होप यू आर एन्जॉइंग, यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, और शेयर कीजिएगा, नए नए स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइएगा, राइट। अपने इंस्टा, फेसबुक, हर जगह पर आपको इसको शेयर करते हैं। दिस इज़ योर ओन चैनल, तो फील फ्री एंड आई विल सी यू सून। दिस इज़ प्रशांत मामानी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।